ये कहानी है जौनपुर की, जहाँ रमेश नाम का एक गरीब आदमी एक सेठ के घर पर छोटी उम्र से ही काम करता था और उसी सेठ के घर में रहता भी था। एक दिन सेठ रमेश के पास एक फोटो फ्रेम लेकर आता है और उससे कहता है, रमेश ये लो, मेरी बेटी कल विदेश से आ रही है तो इसकी इकलौती फोटो बस ये ही है जो मैंने अच्छे से कांच के फ्रेम में लगा दिया है। उसके आने से पहले तुम इसे उसके कमरे में लगा देना। ठीक है साहब, मैं अभी लगा कर आता हूँ। रमेश फोटो को लगा रहा होता है, लेकिन उससे वो छूट कर गिर जाती है। जमीन पर गिरने से वो फोटो फ्रेम टूट जाता है। अरे ये क्या हो गया? अब तो मालिक मुझे जान से मार देगा। वो बहुत खड़ूस है। मैं एक काम करता हूँ, इनके घर से ही भाग जाता हूँ, इससे मेरी जान भी बच जाएगी। फिर रमेश रात में सेठ के घर से निकलता है और जंगल की तरफ चल देता है। वो एक जंगल से गुजर रहा था, तभी उसे एक आवाज आती है, रमेश कहाँ जा रहा है? मेरा एक काम कर दे। आवाज सुनकर वो पीछे घूमकर देखता है तो कोई नहीं था। फिर रमेश घबरा कर बोलता है, अरे कौन हो तुम? कौन मुझे आवाज लगा रहा है? अरे सामने आओ। तभी उसके सामने एक चुड़ैल प्रकट हो जाती है। रमेश बहुत डर जाता है और डर कर बोलता है, तुम कौन हो? मैं एक चुड़ैल हूँ। अगर तुमने मेरा एक काम नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी और तुम्हारा खून पी जाऊंगी। तुम जो कहोगी मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे मारना मत। तो ठीक है, ऊपर पहाड़ी पर जाओ और एक मंदिर में बरगद का पेड़ है, उस पेड़ की 2 शाखाएं तोड़ कर ले आओ। लेकिन ये तो तुम खुद भी कर सकती हो। मैं मंदिर में नहीं जा सकती और तुम ही मेरा ये काम करोगे, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। ठीक है, मैं करूंगा, मुझे मारना मत। इतना कहकर रमेश पहाड़ी के मंदिर में चला जाता है और बरगद की शाखाएं लेकर आता है। लो, तुम्हारे कहने के हिसाब से मैं बरगद की शाखा लेकर आ गया। तुमने मेरा कहना माना और इन शाखाओं को पीसकर पीने से मेरी उम्र बढ़ जाएगी। तुमने मेरी उम्र बढ़ा दी, इसके बदले मैं तुम्हें 3 जादुई बंदर देती हूँ। तुम इनसे जो कहोगे ये वही करेंगे। जाओ, अब इस जंगल से चले जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चुड़ैल जी। रमेश तीनों बंदरों को लेकर चला जाता है और सुबह होने पर अपने तीनों बंदरों को बोलता है, चलो, मुझे आज देखना है तुम लोग क्या क्या कर सकते हो। मुझे सोना हीरा दो। तीनों जादुई बंदर अपना जादू दिखाते हैं और एक जादुई बंदर अपने मुंह से सोना देता है, दूसरा हीरा और तीसरा पैसे, जिसे देखकर रमेश बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, तुम तो सच में जादुई बंदर हो। रमेश फिर सोना, हीरा और पैसा इकट्ठा करके रख देता है और फिर अपने जादुई तीनों बंदरों को खाना देता है। तभी उसे सेठ के घर में हुई गड़बड़ याद आती है, तो वो अपने जादुई तीनों बंदरों से कहता है, मुझे उस मालिक की लड़की का वैसा ही फोटो दो जैसा मैंने तोड़ा था। जादुई बंदर उस लड़की का फोटो जादू से बिल्कुल वैसा ही बना देते हैं जैसा वो पहले था। रमेश ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और फोटो लेकर मालिक के घर की तरफ जाता है और फिर फोटो को उसकी लड़की के कमरे में लगा देता है। अब मुझे इस गंदे सेठ के घर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने जादुई बंदरों से जादू करवा लूंगा और बहुत पैसा कमा लूंगा। फिर रमेश मालिक से कहता है, मालिक, मुझे अब छुट्टी चाहिए। मुझे तुम्हारे घर पर और काम नहीं करना। तुझे कौन सा खजाना मिल गया जो तू अब काम करना नहीं चाहता? मैं बाहर कोई भी मजदूरी कर लूंगा, लेकिन मुझे अब यहाँ काम नहीं करना। जैसी तेरी मर्जी, तू कर जो करना है, और अगर तुझे भूखा मरना है तो मर, मुझे क्या। फिर रमेश उसके घर से चला जाता है और अपने तीनों जादुई बंदरों को लेकर एक गांव में पहुंच जाता है और बोलता है, मदारी का खेल देखो, जादुई 3 बंदरों का खेल, मदारी का खेल। फिर बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर रमेश अपने बंदरों से बोलता है, उड़न छू मीठी टॉफी लेकर आ जा तू।
प्रकट होता है। रमेश उसके साथ टॉफी लेकर बच्चों को देता है, जिसे देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। चलो बच्चों, अब मदारी अंकल को और उनके जादुई 3 बंदर को कुछ न कुछ ला कर दो। फिर वो बच्चे अपने घर से कुछ न कुछ लाकर रमेश को दे देते हैं। ऐसे करके रमेश का काम बहुत अच्छा चलने लग जाता है। एक दिन गांव वाले बैठे आपस में बात कर रहे थे। अरे, रमेश ने अचानक कहीं से जादू सीख लिया और उसके पास जादुई 3 बंदर ऐसे हैं जिनको वो कुछ भी बोलता है वो जादुई तीनों बंदर कर देते हैं। अरे कोई जादू नहीं है, सब उसके हाथ की सफाई है भैया। चलो कल फिर देखते हैं और क्या क्या कर सकता है वो और रमेश के जादुई 3 बंदर। रमेश फिर गांव में खेल दिखाने आता है तो गांव वाले उससे बोलते हैं, अरे रमेश, तुम आजकल बहुत जादू दिखा रहे हो। हम जानते हैं ये तो तुम्हारे हाथ की सफाई है। अगर तुम्हें असली में जादू आता है तो कुछ ऐसा करके दिखाओ जो किसी ने आज तक ना किया हो। आप लोग ही बताओ, आपको क्या करवाना है? आप कहो तो मैं तुम्हारे घर की चीजें यहाँ लाकर रख देता हूँ। ये क्या मजाक है भैया, ऐसा भी भला कहीं होता है? मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मेरे जादुई बंदर मेरे साथ है। जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करेंगे ये। तभी वहाँ पर एक गांव वाला बोलता है, ठीक है, तू मेरे घर में लगी दीवार पर घड़ी लाकर यहाँ रख दे। फिर रमेश अपने जादुई तीनों बंदरों से बोलता है, उड़न छू, इसके घर की घड़ी लेकर आ जा तू। उनमें से एक जादुई बंदर गायब हो जाता है। चलो अब सब टोकरी से कपड़ा हटाओ। गांव वाला जैसे ही कपड़ा हटाता है तो वो देखता है जादुई बंदर के हाथ में उसके घर की दीवार की घड़ी थी। ये देखकर सब अचंभित हो जाते हैं और वो गांव वाला दौड़कर अपने घर जाता है तो देखता है उसके घर पर दीवार की घड़ी नहीं थी। फिर वो वापस आता है। अरे रमेश ने तो सच में मेरे घर की घड़ी यहाँ ला दी। अरे भाई रमेश, मेरे घर की घड़ी वापस वहीं लगा दो। उड़न छू, घड़ी वापस लगा दे तू। फिर वही जादुई बंदर गायब हो जाता है और घड़ी गांव वाले के घर में वापस लग जाती है और बंदर एक गांव वाले के पास खड़ा होकर गाजर खाता है। अरे वाह, मजा आ गया भाई रमेश, तुम्हारे जादुई तीनों बंदर बहुत ही अद्भुत है। फिर रमेश सबको अपने तीनों जादुई बंदरों का जादू दिखाता है। उड़न छू, सोना पैसा हीरा यहाँ ला दे तू। फिर रमेश के तीनों जादुई बंदर अपना जादू दिखाते हैं। एक के मुंह से सोना आता है तो दूसरे के पैसा और तीसरे के मुंह से हीरा। ये सब आप रख लो और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो ताकि किसी भी बच्चे को छोटी सी उम्र में मेरी तरह काम न करना पड़े। सब लोग रमेश की ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे रमेश का काम बहुत अच्छा चलने लग जाता है और वो बहुत अमीर होने लगता है और उसके जादू के किस्से दूर दूर तक चलने लगते हैं और वो एक बड़ा जादूगर बन जाता है। और फिर वो ऐसे ही कभी कभी अपने तीनों बंदरों से सोना, पैसा और हीरा ले लेता था और गांव गांव जाकर सबकी मदद करता था। बजरंग रोज अपनी गायों को चराने गांव के पास वाली पहाड़ी पर चला जाता। वो पहाड़ी बहुत विशाल थी। एक दिन बजरंग अपनी गायों को लेकर जा रहा था। तभी एक बूढ़े काका ने उसे कहा, बजरंग, तुम उस पहाड़ी पर मत जाया करो, वो कोई ऐसी वैसी पहाड़ी नहीं है। उसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। क्या तुझे पता नहीं? इस इलाके में ये अकेली पहाड़ी है और दूर दूर तक कोई पहाड़ी नहीं है। कहा जाता है पहले ये पहाड़ी यहाँ नहीं थी, फिर अचानक एक रात यहाँ पर आ गई और फिर उसी दिन से यहीं पर ही है। चाचा, मुझे सब पता है। वहाँ पर अच्छी घास है। मेरी गाय जी भर कर चारा खाती हैं और अच्छा दूध देती है। बेटा, वो खतरनाक है, सुन लो मेरी बात। काका,
तुम चाहते हो कि मैं वहां ना जाऊं और मेरी गाय भूखी रहे? होगी वो पहाड़ी खतरनाक, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। मैं तो रोज शांति से जाता हूँ और आराम से आ जाता हूँ। अरे बेटा, तेरी मर्जी, मेरा काम तो था तुझे बताना। आगे तुझे जो करना है तू कर, मेरा क्या जाता है। बजरंग अपनी गायों को चराने चला जाता है और दिन भर पहाड़ी पर घूमता रहता है। शाम को गाय लेकर वो वापस आ जाता है। रात में गाय आवाज करने लगती हैं। अरे गायों को क्या हो गया? शोर क्यों कर रही है? मैं जाकर देखता हूँ। फिर बजरंग गौशाला में चला जाता है। फिर बजरंग देखता है उसकी एक गाय वहाँ पर नहीं थी। अरे ये एक गाय कहाँ चली गई? दिख ही नहीं रही। पता नहीं इस टाइम कहाँ चली गई होगी। वो दोबारा घास चढ़ने तो नहीं चली गई? हाँ, हो सकता है। फिर बजरंग इधर उधर अपनी गाय की तलाश करता है, पर उसे गाय कहीं नहीं मिलती। गाय उसी पहाड़ी पर चली गई होगी, मुझे जाकर देखना चाहिए। फिर बजरंग पहाड़ी की तरफ दौड़ने लगता है, लेकिन जैसे ही पहाड़ी के पास पहुंचता है वो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि वहां पर कोई पहाड़ी नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? कल शाम को तो पहाड़ी यहीं पर थी। अब कहाँ चली गई? ये क्या जादू है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और मेरी गाय भी मुझे नहीं मिल रही। चलो सुबह ढूंढ लूंगा। फिर बजरंग वापस चला जाता है और गांव में सबको बताता है कि वो पहाड़ी अब नहीं रही। रात में जब वो गाय को देखने गया तो वो वहाँ पर नहीं थी। अरे भाई, वो पहाड़ी गायब हो गई है। रात में मेरी गाय गायब हो गई। मैं उसे ढूंढने गया तो मैंने देखा वहाँ पहाड़ी नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे पहाड़ी भला कहाँ जा सकती है? चलो हम सभी चलकर देखते हैं। फिर सब पहाड़ी की तरफ चलने लगते हैं। तभी उन्हें पहाड़ी दिखती है। अब बजरंग, तू सच में पागल हो गया है। हमें तो इतनी दूर से ही पहाड़ी खड़ी हुई नजर आ रही है। अब वो देख पहाड़ी, वही तो है। सच में तू पागल हो गया है। अरे अरे, मेरा विश्वास करो, मैं सच बोल रहा हूँ। रात में ये पहाड़ी यहाँ नहीं थी। ये पागल हो गया है। चलो सब अपना काम करो, हमें और भी बहुत काम है। फिर बजरंग अपने घर से फिर गायों को चराने पहाड़ी पर चला जाता है और गाय को चराता है। शाम को गाय को वापस ले आता है। बजरंग सोने जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। वो सोचता है, जब मैंने रात को पहाड़ी को देखा तो पहाड़ी वहाँ सच में नहीं थी। पहाड़ी गायब थी, लेकिन सुबह पहाड़ी वापस कैसे आ गई? ये कैसे हो सकता है? मुझे देखना होगा। हाँ, मुझे अभी चलकर देखना चाहिए। फिर बजरंग पहाड़ी की तरफ चला जाता है और एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। जैसे ही गहरी रात होने लगती है, पहाड़ी में हलचल होने लगती है और वो सोने के एक विशाल बंदर में बदल जाती है, जो बंदर बहुत बड़ा था। अरे ये पहाड़ी नहीं, विशाल सोने का बंदर है। ये देखकर बजरंग को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और बजरंग बंदर की तरफ दौड़ता है और बोलता है, रुको, तुम कौन हो? विशाल सोने का बंदर उसकी तरफ देखता है। बजरंग, तुम रोज यहाँ आते हो, गाय चराते हो और चले जाते हो। मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं पूछा, फिर तुम मुझसे क्यों पूछते हो? मुझे जानना है तुम कौन हो। मैंने कभी सोने का विशाल बंदर नहीं देखा। मैं एक जादूगर था जो अपने खेल में सोने के बंदर बनाकर दिखाया करता था। एक दिन मुझसे एक साधु का बंदर मर गया और मैंने उससे कहा कि उसके बदले मैं उन्हें सोने का बंदर दूंगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? साधु ने क्या किया? साधु इतना गुस्सा हो गया कि उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू खुद एक सोने का बंदर बन जाएगा और हमेशा रात में ही जाग पाएगा, दिन में एक पहाड़ का रूप लेगा। तब से मैं ऐसे ही हूँ। और सुनो, तुम ये राज किसी को मत बताना। तुम्हें जो चाहिए मैं तुमको दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए।
क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे, विशाल सोने के जादुई बंदर? हाँ, वैसे भी मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं तुमसे दोस्ती करूंगा, लेकिन तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। चलो फिर, मैं आज तुम्हें घुमा कर लाता हूँ। फिर विशाल सोने का जादुई बंदर अपने सोने के हाथों से बजरंग को उठाकर अपने कंधे पर बिठा लेता है। बजरंग सारी रात उसके साथ घूमता है और दिन में जादुई बंदर वापस आकर पहाड़ बन जाता है और बजरंग अपने घर चला जाता है। फिर दिन में गाय को चराने आता है और बैठे बैठे बोलता है, रात को घूमकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम सच में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूं। मैं अपनी गाय यहीं लेकर आ जाता हूँ और यहीं रहने लगता हूँ। फिर शाम को बजरंग घर चला जाता है और फिर रात में वापस आता है। पहाड़ फिर से विशाल सोने का जादुई बंदर बन जाता है। बजरंग, आज तुमने कहा था कि तुम यहीं रहोगे, लेकिन तुम ऐसा मत करना। जब तुम्हारा मन हो तो मेरे पास आ जाया करना। तुम्हें जो चाहिए मैं तुमको दूंगा। तुम एक काम करो, ये लो, कुछ सोने के सिक्के रख लो और अब अच्छे से अपना घर बना लो। पर मुझे कुछ नहीं चाहिए सोने के विशाल जादुई बंदर। पता है मुझे, पर ये ही सही है। तुमको जब मेरी जरूरत होगी मेरे पास आ जाना। बजरंग सोने के सिक्के लेकर घर चला जाता है और उनकी मदद से अपना व्यापार शुरू करता है। दूध बेच बेच कर बड़ा आदमी बन जाता है। सब लोग उससे पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, तो वो कहता है, मुझे ये सब मेरे दोस्त बंदर ने दिया है, जो बहुत ही विशाल सोने का जादुई बंदर है। लोगों को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और उसे पागल समझते हैं। फिर बजरंग और उसका जादुई सोने का विशाल बंदर खुशी खुशी रहने लगते हैं। मुरली एक गरीब किसान था। वो अपने खेतों में काम करके अपना जीवन यापन करता था। एक दिन मुरली खेत में काम कर रहा था तो वो देखता है एक बंदर का बच्चा उसके खेत के किनारे पर बैठा है। वो उसके पास जाता है। बंदर का बच्चा उसे देखकर डर कर भाग जाता है। अरे तुम मुझसे डरो मत, मैं तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लो, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए देता हूँ। मुरली फिर कुछ रोटी के टुकड़े उसकी तरफ डालता है। बंदर का बच्चा रोटी के टुकड़े की तरफ बढ़ता है और रोटी का टुकड़ा उठाकर खा लेता है। मुरली ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे तुम तो बहुत समझदार हो। चलो अब तुम आराम करो, मैं अपना काम कर लेता हूँ। मुरली फिर अपने काम पर लग जाता है। शाम को मुरली अपने घर जाता है तो वो देखता है वो बंदर का बच्चा उसके गेट के सामने बैठा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अपने घर नहीं गए? तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए परेशान हो रही होगी। मुरली के कहने के बाद भी बंदर वहीं बैठा रहता है। लगता है तुमको घर नहीं जाना है। चलो तुम अंदर आ जाओ, बाहर बहुत सर्दी है। बंदर का बच्चा धीरे धीरे मुरली के पास चला जाता है। फिर मुरली उसे खाने के लिए रोटी देता है। बंदर का बच्चा उसे खाकर बैठ जाता है। फिर मुरली उसे सोने के लिए कपड़ा भी देता है। तो बंदर का बच्चा उसी कपड़े पर लेट जाता है और मुरली उसके बराबर में सो जाता है। अगले दिन बंदर मुरली के साथ घूमने लगता है। तभी गांव वाले उससे पूछते हैं, अरे मुरली, ये बंदर कहाँ से ले आए? ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। अरे भाई, ये मेरे खेत में खुद ही आ गया था और अब ये मेरे साथ ही रहने लगा। अरे सच में ये तो बहुत प्यारा है। तभी कुछ बच्चे आ जाते हैं। अरे ये बंदर तो बहुत प्यारा है, क्या हम इसके साथ खेल सकते हैं? नहीं बच्चों, तुम्हें पता है ये तुमको काट भी सकता है। तुम इसके साथ मत खेलो, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। फिर मुरली बंदर के बच्चे को लेकर अपने खेत पर चला जाता है। बंदर का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और मुरली अपना आधा खाना उसे खिलाने लग जाता है और आधा खुद खा लेता था। एक दिन मुरली कहता है, सेठ के पास इतना सारा पैसा है, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास पैसा होता तो मैं भी सेठ की तरह ऐश कर रहा होता। इतने में मुरली उठकर काम करने लगता है। कुछ समय बाद वहाँ बंदर का बच्चा हाथ में कुछ नोट पकड़े हुए आता है। फिर मुरली उसके पास जाता है। अरे
कहाँ से लेकर आया है तू इतने सारे पैसे? बंदर उसे पैसे दे देता है। अब पहले मुझे ये तो बता, ये पैसे तू कहाँ से लेकर आया है? पर बंदर कुछ बोलता ही नहीं है। फिर मुरली पैसे लेकर गांव की तरफ जाता है। तभी वो देखता है गांव के सभी लोग इकट्ठे खड़े थे। अरे क्या हुआ? सब लोग यहाँ क्यों खड़े हो? किसी ने सेठ के घर से पैसे चुरा लिए हैं और सेठ उसे ढूंढ रहा है। लेकिन सेठ के घर में चोरी करने की हिम्मत कौन कर सकता है? तभी मुरली की जेब से एक 2000 का नोट नीचे गिर जाता है। अरे मुरली, ये नोट तुम्हारे पास कहाँ से आया? तुम तो बहुत गरीब हो, 2000 का नोट तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? ये तो मेरा बंदर लेकर आया है। मुझे ये नहीं पता कि वो कहाँ से लेकर आया है पैसे। तभी वहाँ पर सेठ आ जाता है। पहले खुद ही बंदर से चोरी करवाता है और फिर हमें बोलता है कि तुझे पता नहीं। सेठ, मुझे सच में कुछ नहीं पता। मेरा बंदर ये पैसे कहाँ से लेकर आया? पर अगर ये तुम्हारे हैं तो तुम रख लो, मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है। मुरली, मेरी बात सुन। तूने शराफत से मुझे पैसे दे दिए हैं, जिसके लिए मैं तुझे इस बार माफ कर देता हूँ। लेकिन अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। मुरली फिर अपने घर चला जाता है। अरे बंदर, तूने पैसे चोरी क्यों किए? तुझे नहीं करने चाहिए थे। मेरे पास जो है वो मेरे लिए बहुत है। मैं उसमें से तुझे भी खिला दूंगा, खुद भी खा लूंगा, लेकिन तू कभी चोरी नहीं करेगा। फिर बंदर कुछ भी नहीं बोलता। फिर कुछ दिन बाद गांव में जंगल से एक दूसरा बंदर आ जाता है, जो बच्चों के पास आकर बैठता है। अरे वो देखो, मुरली का बंदर आ गया, चलो उसके साथ खेलते हैं। बच्चे फिर बंदर के पास चले जाते हैं। बंदर फिर उनकी तरफ बढ़ता है तो बच्चे चिल्लाते हैं और उसे पत्थर मारते हैं। अपने ऊपर हमला होता देखकर बंदर बच्चों को काट लेता है, जिससे सभी बच्चे जख्मी हो जाते हैं। गांव वाले और बच्चे मुरली के पास जाते हैं। अरे ओ मुरली, ए मुरली, तेरे बंदर ने हमारे बच्चे को काट लिया है। तू अपने बंदर को यहाँ से भगा दे, वरना तू भी इसके साथ यहाँ से चला जा। लेकिन मेरा बंदर तो मेरे साथ ही था, वो तुम्हारे बच्चे को कैसे काट सकता है? किसी और ने काटा होगा तुम्हारे बच्चे को। नहीं नहीं, वो मुरली का ही बंदर था। हमें मुरली के बंदर का पता है, उसी ने हमको काटा है। मुरली, तू इस गांव से निकल जा और अब हम तेरा घर बेचकर अपने बच्चों का इलाज कराएंगे। अरे लेकिन मैंने कुछ नहीं किया और ना ही मेरे बंदर ने। हमें कुछ नहीं सुनना, तू यहाँ से चला जा। फिर मुरली अपने बंदर को लेकर चला जाता है और जंगल में जाकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपने बंदर से कहता है, जब तूने उन बच्चों को काटा था, सच सच बता, वरना तुझे छोड़ दूंगा। बंदर कुछ नहीं कहता और चुपचाप मुरली के पास बैठ जाता है। तू कुछ नहीं बोलता तो ठीक है, तू आज से मुझसे दूर चला जा। फिर बंदर बिना कुछ कहे मुरली से दूर हो जाता है। उसी रात सर्दी बहुत तेज थी। मुरली पेड़ के नीचे बैठा ठंड से कांप रहा था। तभी उसका बंदर वहां आ जाता है और मुरली को ऐसे देखकर उसे दया आ जाती है। वो मुरली के पास आकर बैठ जाता है। मैंने तुझे कहा था मेरे पास से चला जा, तू फिर आ गया। इस बार बंदर बोल पड़ता है, मुरली, तुम बहुत अच्छे आदमी हो और मैं सच कहता हूँ, मैंने किसी को नहीं काटा, मेरी कोई गलती नहीं है। बंदर को बोलता देख मुरली कहता है, क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। मैं एक छोटी जादूगरनी का बेटा था। मैं बहुत शरारती था। मुझे मेरी माँ ने एक बंदर बनाकर पेड़ से बांध दिया और खुद जंगल में चली गई। लेकिन वो ना जाने कहाँ चली गई और फिर लौट कर नहीं आई। फिर क्या हुआ? मैं भूख से तड़प रहा था। फिर मैंने किसी तरह पेड़ से खुद को खोला और तुम मुझे दिखाई दिए तो तुम्हारे पास आ गया। तुमने मुझे रोटी खिलाई। तो तुम जादुई बंदर हो? हाँ, मेरे अंदर सब कुछ करने की शक्ति है, जो मैंने अपनी माँ से ही सीखी है। लेकिन मैं खुद को इंसान नहीं बना सकता। तुमने मेरे ऊपर बहुत एहसान किया है, इसीलिए मैं तुम्हारे रहने के लिए घर बनाता हूँ। तुम सच में मेरा घर बनाओगे? अरे वाह! मैं एक जादुई बंदर हूँ, तो मैं खुद का एक घर बना सकता हूँ, जिसमें तुम्हारे रहने की सारी सुविधा होगी। तुम खुद का घर बना सकते हो?
अरे वाह, मुझे बंदर का विशाल जादुई घर देखना है। फिर बंदर थोड़ी दूर पर जाकर अपना आकार बढ़ाता है और एक विशाल सोने के घर में बदल जाता है। फिर मुरली घर के अंदर जाकर देखता है, उसमें रखी कुर्सी, मेज और जरूरत का सभी सामान सोने का होता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। तुम तो सच में जादुई बंदर हो। मैंने आज तक ऐसा विशाल सोने का बंदर घर नहीं देखा। फिर मुरली खुशी खुशी उस घर में रहने लग जाता है। उसका विशाल सोने का बंदर घर देखकर लोग अचंभित हो जाते हैं और दूर दूर से उसके घर को देखने आते हैं। सब उसे कहते हैं, तूने ये घर कैसे बनाया भाई? हमें भी बताओ, बंदर का विशाल सोने का घर कैसे बनता है? तब मुरली उन्हें सब कुछ बताता है। मैंने जादुई बंदर की मदद की तो उसने मुझे विशाल जादुई सोने का बंदर घर दिया और मेरा वही जादुई बंदर मेरा ये विशाल जादुई सोने का घर बनाकर गया। गांव वालों को लगा कि हमें जानवरों की सेवा करनी चाहिए और उसी दिन से उस गांव के सभी लोग बंदरों की सेवा करने लगे और जिससे लोगों में दया भाव आ गया। मुरली के ऐसे काम से प्रेरित होकर लोग अच्छे से एक दूसरे का साथ देने लगे और जानवरों से प्रेम करने लगे। के साथ रहकर सुधर जाता है और लोगों की मदद करता है।